आप देख रहे हैं अनहोनी। अनहोनी में आज की कहानी हमारे साथ शेयर की है अतुल जी ने। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। बस में बैठते ही मैंने जब अपनी घड़ी में वक्त देखा तो वक्त हो रहा था शाम के 5 बजे का। ठंड का मौसम होने के कारण शाम के 5 बजे ही आसमान में रोशनी की जगह अंधेरे ने अपना डेरा जमा लिया था। बस में मुसाफिरों की संख्या काफ़ी कम थी क्योंकि ठंड का मौसम था। ऊपर से रात की बस, ज़्यादा लोग सफ़र नहीं करते थे। लेकिन मैं अपने मामा के पास उधमपुर गांव जा रहा हूँ। दरअसल मेरे मामा उधमपुर गांव के पोस्ट मास्टर हैं और मेरे मामा के मेरे माँ के अलावा यहाँ और कोई भी नहीं है। मैं 1 साल के बाद अपने मामा से मिलने उनके पास जा रहा हूँ। मामा भी बीच बीच में हमारे घर आते हैं। घटना काफ़ी साल पहले की होने के कारण उस समय ना तो टेलीफोन हुआ करता था और ना ही गांव में बिजली थी, जिस कारण हम खत के द्वारा ही एक दूसरे से बात करते थे। मेरे मामा के पास जाने का एक और मकसद ये भी था कि मामा की काफ़ी दिनों से चिट्ठी नहीं आई थी और हमने भी जो चिट्ठी भेजा था उसका भी कोई जवाब नहीं आया है। इसलिए मैं जाकर ये भी पता करूँगा कि मामा ठीक तो हैं। खैर, बस में बैठने के 10 मिनट बाद ही बस भी खुल गई और खुलते ही रफ्तार से उधमपुर की तरफ आगे बढ़ने लगी। निकलने से 2 दिन पहले मैंने मामा को खत लिखा था कि मैं आज बुधवार को 5 बजे वाली बस पकड़ के आपके पास आऊँगा, तो आप मुझे बस स्टॉप लेने आ जाना। खैर, बस के खुलते ही खिड़की से आ रही ठंडी ठंडी हवाएं मुझे ऊपर से लेकर नीचे तक हिला दे रही थी क्योंकि ठंड आज काफ़ी ज़्यादा थी। और ऐसा हो भी क्यों ना, दिसंबर का आखिरी हफ्ता जो चल रहा था। हमारे यहाँ से उधमपुर गांव बस जाने के लिए 4 घंटे का समय लगता है। तो अगर बस अपने निर्धारित समय पर चलेगी तो मैं रात के 9:30 बजे तक मामा जी के पास उधमपुर पहुंच जाऊंगा। जैसे जैसे बस आगे बढ़ती गई वैसे वैसे बस में मुसाफिर भी कम होते गए और ठीक 9:45 बजे बस उधमपुर गांव के बस स्टॉप पर रुकी। बस के रुकते ही मैं बस से नीचे उतरा और उतरकर इधर उधर देखने लगा। रात काफ़ी हो जाने के कारण पूरे बस स्टॉप पर मुझे मेरे अलावा और कोई भी दिखाई नहीं पड़ रहा था। और ऐसा हो भी क्यों ना, कौन इतनी रात गए इतनी ठंड में बाहर निकलेगा। मगर मेरे मामा मुझे लेने अभी तक आए क्यों नहीं, यही बात सोचकर मैं थोड़ा चिंता में पड़ गया। और मुझे ये भी चिंता सताने लगी कि मेरे मामा ठीक तो हैं या नहीं, और क्या उन्हें मेरी चिट्ठी नहीं मिली। कुछ देर टेंशन के साथ इधर उधर नज़रें दौड़ाने के बाद मुझे दूर से चलकर एक आदमी मेरी ओर आता दिखा। अंधेरा इतना था कि मैं उस आदमी को साफ साफ देख नहीं पा रहा था। मगर जैसे ही वो आदमी चलकर मेरे थोड़ा करीब आया तो चांद की हल्की रोशनी में मैंने उस आदमी को देखा। वो आदमी कोई और नहीं बल्कि मेरे मामा थे। मामा को देखकर मैं काफ़ी खुश हुआ और चलकर सीधे मामा के पास गया और बोला, आप ठीक तो है ना? आपकी काफ़ी चिंता हो रही थी हमें, इसलिए मैं आपको देखने यहाँ आ गया। मेरे इतना बोलने पर मामा जी ने मेरी इस बात का कोई जवाब नहीं दिया, बस मुझे देखते रहे और फिर अपनी चुप्पी तोड़ते हुए बोले, तुम काफ़ी थक गए होगे तो चलो घर चलकर आराम कर लो। जिसके बाद मैं मामा जी के साथ उनके घर यानी कि क्वार्टर की तरफ जाने लगा। मामा जी को रहने के लिए क्वार्टर मिला था जो गांव से थोड़ी दूरी पर था, जहां जाने के लिए हमें रिक्शा का सहारा लेना पड़ता था। तो हम चलकर बस स्टॉप से बाहर निकले। बाहर निकलते ही थोड़ी दूरी पर हमें एक रिक्शा वाला खड़ा दिखा, तो हम चलकर उस रिक्शे वाले के पास गए। उस रिक्शे वाले के पास पहुंचते ही मामा जी ने रिक्शा वाले से कहा, भाई साहब 5 नंबर क्वार्टर चलोगे? मामा जी के बोलने पर उस रिक्शा वाले ने कोई जवाब नहीं दिया और ना ही मामा जी की तरफ देखा। इस पर मैंने उस रिक्शा वाले से कहा, भाई साहब 5 नंबर क्वार्टर चलोगे?
मेरे इतना बोलते ही उस रिक्शा वाले ने जवाब दिया, हाँ साहब बैठिए, एक आदमी के 5 रुपए लगेंगे। इसके बाद मैं और मामा जी उस आदमी के रिक्शे पर बैठकर 5 नंबर क्वार्टर की तरफ चलते बने। रात काफ़ी हो गई थी, जिस कारण दूर दूर तक हमें हमारे अलावा और कोई भी इंसान दिखाई नहीं पड़ रहा था। ठंड भी इतनी थी कि हम अंदर ही अंदर कांप रहे थे। करीब 10 मिनट के बाद हम 5 नंबर क्वार्टर के पास पहुँचे और रिक्शे से उतरकर मैंने जैसे ही उस रिक्शे वाले को 10 रुपये भाड़े के तौर पर दिया तो उस रिक्शे वाले ने तुरंत मुझे 5 रुपये वापस कर दिए। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि उस रिक्शा वाले ने मुझे 5 रुपया वापस क्यों कर दिया। एक आदमी के मुताबिक 5 रुपया तो 2 आदमी का तो 10 रुपया हो रहा था। इस बात पर दोबारा उस रिक्शा वाले से अभी मैं पूछने जा ही रहा था कि तभी मामा जी ने कहा, ये रिक्शा वाला मुझे काफ़ी अच्छी तरीके से जानता है, इसलिए मेरा भाड़ा नहीं ले रहा है, तू टेंशन मत ले, चल क्वार्टर के अंदर चल। जिसके बाद मैं और मामा जी चलकर क्वार्टर के अंदर दाखिल हुए। मैं काफ़ी लंबा सफ़र करके आया था, जिस कारण क्वार्टर के अंदर जाते ही मैं एकदम से बिस्तर पर लेट गया और मामा जी से इधर उधर की बातें करने लगा। कुछ देर इधर उधर की बातें करने पर मैंने एक बात पर गौर किया कि मामा जी बातें करने के बाद काफ़ी रो रहे थे, मगर अचानक मामा जी रो क्यों रहे हैं। और उस समय वक्त भी रात के 2 बजे का हो रहा था। मैं जैसे ही मामा जी से पूछने जा ही रहा था कि आखिर वो रो क्यों रहे हैं कि तभी एक और आदमी क्वार्टर के अंदर दाखिल हुआ। उस आदमी के दाखिल होते ही मामा जी जल्दी से क्वार्टर से बाहर निकल गए, पर जैसे ही उस आदमी ने मुझे बिस्तर पर लेटा हुआ देखा, उस आदमी ने कहा, अरे यार तुम कौन हो और ये मेरे कमरे में क्या कर रहे हो। इसके बाद मैंने उस आदमी से कहा, ये कमरा आपका कैसे हो सकता है, ये तो मेरे मामा जी का कमरा है, वो देखिए मेरे मामा जी बाहर खड़े हैं। मेरे इतना बोलते ही उस आदमी ने जब बाहर देखा तो अब बाहर से मामा जी गायब हो चुके थे। मामा जी की बात सुनते ही उस आदमी ने बताना शुरू किया, तुम हरीलाल की बात कर रहे हो ना, उसकी मौत 4 दिन पहले रोड एक्सीडेंट में हो गई है और उनकी डेड बॉडी अस्पताल पर पड़ी है, और वो तुम्हारे मामा नहीं बल्कि उनकी आत्मा थी जो तुमसे मिलने यहाँ तक चली आई। ये बात सुनकर मैं ज़ोर ज़ोर से रोने लगा और भागता भागता सीधे अस्पताल गया। अस्पताल पहुंचकर मैंने देखा कि सच में वहाँ मामा जी की डेड बॉडी रखी थी। उसके बाद मैं मामा जी की डेड बॉडी लेकर अपने घर चला आया। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। दोस्तों, मैं प्रदीप, मैं भूत प्रेत इन सब बातों को नहीं मानता था, और तो और इन सब बातों को मानने वाले आदमियों का मजाक उड़ाया करता था। लेकिन मुझे कहाँ पता था कि मेरे साथ कुछ ऐसा होने वाला है जो मुझे इन सब बातों को मानने के लिए मजबूर कर दिया। और आज मैं इन सब बातों को मानता हूँ, साथ ही साथ भूत प्रेत का नाम लेते ही कांपने लगता हूँ। खैर, आज मैं जो आपको घटना बताने जा रहा हूँ वो मेरे साथ लगभग 30 साल पहले घटी थी। उन दिनों मैं अपने पूरे परिवार के साथ गांव में रहा करता था। आज से 30 साल पहले मेरे गांव में सुविधा की कमी ज़रूर थी, मगर सुकून भर भर कर था। लोगों के पास वक्त ही वक्त रहा करता था। साथ ही साथ सभी लोगों में एक दूसरे के प्रति काफ़ी एकता भी हुआ करती थी। उस समय गांव में मेरे 3 दोस्त थे, सुनील, अशोक और प्रकाश। हम तीनों दोस्त दिन भर अपने कामों को करते और शाम होते ही गांव के चौक पर इकट्ठा होकर बातें करते। हम चारों दोस्तों में मैं और प्रकाश, हम दोनों भूत प्रेत इन सब बातों को नहीं मानते थे, मगर सुनील और अशोक इन सब बातों को काफ़ी मानते थे। उनका मानना था कि इस दुनिया में भूत प्रेत होते हैं और हम इस बात को लेकर उनका काफ़ी मजाक उड़ाया करते थे। खैर, हुआ कुछ यूं था कि हर शाम की तरह ही उस शाम भी हम 4 दोस्त गांव के चौपाल पर बैठकर
बातें कर रहे थे कि तभी प्रकाश का छोटा भाई भागता हुआ हमारे पास आया और बोला, भैया जल्दी चलिए, वो लालू काका अब इस दुनिया में नहीं रहे। प्रकाश के भाई से ये बात सुनकर हम चारों झट से उठ खड़े हुए। लालू काका हमारे ही गांव में रहने वाले काफी भले इंसान थे, जिनका घर प्रकाश के घर के पास में था। मगर लालू काका तो अभी ठीक थे, तो फिर अचानक ये सब हुआ तो हुआ कैसे? जिसके बाद हम चारों भागकर लालू काका के घर के पास पहुंचे तो वहां जाकर पता चला कि उनकी मृत्यु हार्ट अटैक से हुई है। हमारे साथ साथ वहां गांव के काफी सारे लोग भी थे। सभी लोग आपस में बातें कर रहे थे कि अब क्या होगा। लालू काका के घर वाले तो 2 दिनों के लिए दूसरे गांव अपने रिश्तेदार के घर गए हुए हैं। सभी लोगों के मुंह से एक ही बात सुनकर मैंने कहा, लालू काका का देह संस्कार उनके घर वालों के आने के बाद ही होगा। आपसे मैं कोई जानता है कि उनके घर वाले अभी कहाँ हैं? तो जाकर उनको बुला लाइए। मेरी बात खत्म होते ही गांव के एक आदमी ने कहा, वो तो ठीक है, मैं जानता हूँ, बुला लाऊंगा, मगर उनके आते आते तो सुबह हो जाएगी और आज रात लालू काका के शव के पास कौन रुकेगा? हाँ, ये बात तो सोचने लायक थी कि शव के पास कौन रुकेगा। शव को ऐसे अकेला भी नहीं छोड़ सकते। रात लालू काका के शव के साथ रुकने के लिए कोई भी तैयार नहीं हुआ। इस पर मैंने अपने दोस्त से कहा, यार कोई रुकने को तो तैयार ही नहीं है, हम चारों रुकते हैं। इस पर पहले तो सुनील और अशोक ने साफ मना कर दिया, लेकिन हमारे काफी समझाने के बाद वो भी मान गए। जिसके बाद मैंने गांव वालों से अपने रुकने की बात कह दी। अजीब तो मुझे भी लग रहा था कि एक लाश के साथ रात गुजारना यानी कि काफी अजीब बात। खैर, मैं डरता तो था नहीं, जिस कारण मैंने इस बात पर उतना गौर नहीं किया। रात के 8 बजे तक गांव वालों का लालू काका के घर पर काफी आना जाना था, मगर 8 बजे के बाद इक्का दुक्का लोग ही आते जाते रहे थे। लेकिन 10 बजे तक सभी गांव वालों का लालू काका के घर आना जाना बंद हो गया। अब बस हम 4 दोस्त और लालू काका की डेड बॉडी। मौसम ठंड का था, जिस कारण काफी ठंड हमें भी लग रही थी। हम घर के दरवाजे को भी बंद नहीं कर सकते, क्योंकि गांव के बुजुर्ग आदमी ने मुझसे कहा, बेटा घर का दरवाजा बंद मत करना, क्योंकि लालू काका की आत्मा अभी घर के आसपास ही भटकती होगी और बार बार घर के अंदर जाना करेगी, जिस कारण दरवाजा बंद मत करना। ये बात सिर्फ मैं जानता था। मैंने ये बात अपने दोस्तों को नहीं बताई थी, क्योंकि सुनील और अशोक को ये बात बताना यानी उनको और डराना, और ऐसा हो भी नहीं सकता है कि ये बात सुनकर शायद वो दोनों आज रात यहाँ रुकेंगे। इसलिए मैंने ये सब बात अपने दोस्तों को नहीं बताया। अब 2 घंटे और बीत गए, यानी वक्त हो रहा था रात के 12 बजे का। हम चारों दोस्त लालू काका के शव को घेर कर बैठे हुए थे कि तभी एक आदमी चलकर घर के अंदर दाखिल हुआ। उस आदमी के घर के अंदर दाखिल होते ही हम चारों एकदम से चौंक गए कि भला इतनी रात को ये आदमी कौन है। उस आदमी से बातचीत करने पर पता चला कि वो आदमी लालू काका का दोस्त था, जो पेशे से एक तांत्रिक है। खैर, हमारे साथ साथ वो आदमी भी लालू काका के सामने बैठ गया। बैठे बैठे मैंने एक बात नोटिस की कि वो आदमी इधर उधर हवा में इशारा करके किसी से बातें कर रहा था, मगर किससे, वहां तो हम चारों के अलावा और कोई था ही नहीं। 2-3 बार तो मैंने नजरअंदाज किया, मगर जब मेरे अंदर की बेचैनी काफी बढ़ गई तो मैंने उस आदमी से कहा, आप इशारा करके किससे बातें कर रहे हैं? यहाँ तो हम चारों के अलावा और कोई भी नहीं है। इस पर तो कुछ सेकंड वो आदमी चुप रहा, फिर अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहा, मैं लालू की आत्मा से बात कर रहा हूँ। लालू की आत्मा? ये बात सुनते ही हम चारों दोस्त एकदम से चौंक गए। सुनील और अशोक का तो ये हाल था कि उनका पूरा चेहरा सूख चुका था। लेकिन मैंने उस आदमी को जवाब देते हुए कहा, यह क्या बोल रहे हैं आप?
मैं इन सब फालतू बातों पर विश्वास नहीं करता। मेरी ये बात सुनकर वो आदमी मुस्कुराने लगा और मुस्कुराते हुए बोला, तुम्हारे विश्वास ना करने से तो सच नहीं बदल जा सकता। इस पर मैंने उस आदमी से कहा, अगर ये बात है तो आप लालू काका की आत्मा से बात कर रहे हैं तो हमें भी बात कराइए। मेरे मुंह से इतना सुनते ही वो आदमी झट से उठ खड़ा हुआ और घर के सारे खिड़की दरवाजे को बंद कर दिया। जिसके बाद उस आदमी ने हमसे कहा, कुछ भी हो जाए मगर दरवाजा और खिड़की मत खोलना। फिर उस आदमी ने अपने बैग में से एक हड्डी का टुकड़ा निकाला और जमीन पर कुछ लिखने लगा और लिखकर उसके सामने बैठकर मंत्रों का जाप करने लगा। उसने जैसे ही 2-3 बार मंत्रों का जाप किया तो अचानक बाहर से कोई सारे खिड़की दरवाजे को पीटने लगा, मानो काफी सारे लोग एक साथ खिड़की दरवाजों को पीट रहे हों। हम चारों दोस्त एकदम से चौंक गए कि भला ये हो क्या रहा है। सुनील और अशोक तो डर के मारे कांपे जा रहे थे। अभी हम चारों एक दूसरे के शक्ल को देख ही रहे थे कि तभी उस आदमी ने 2 बार आवाज लगाई, लालू लालू। उस आदमी की आवाज लगाते ही लालू काका की आत्मा सच में हमारे सामने आकर खड़ी हो गई। मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि भला ये हो कैसे सकता है, मगर सच में लालू काका की आत्मा वहां खड़ी थी। लेकिन अब लालू काका का पूरा चेहरा बदल चुका था और उनकी आंखें लाल चमक रही थी और उनके शरीर के आर पार भी दिखाई पड़ रहा था, मानो वो एक हवा हो। ये देखकर मैं भी काफी डर गया और अपने दोस्तों के साथ साथ मैं भी कांपने लगा। लालू काका की आत्मा काफी गुस्से से हम सभी को घूरे जा रही थी कि तभी लालू काका की आत्मा हम चारों की तरफ आगे बढ़ने लगी कि तभी उस आदमी ने लालू काका की आत्मा के ऊपर कुछ छिड़का, जिससे लालू काका की आत्मा हवा में धुआं हो गई। तो इस तरह से उस रात हमारी जान बच गई और मैं भूत प्रेत पर पूरा विश्वास करने लगा। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।